हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट के हम 50 ऐसे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आज तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद लगभग में आप 40 से 45 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की और अपने इन पॉइंट्स पर चर्चा ही कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जो एग्ज़ाम है अब 1 तारीख से होगा, ये मतलब आपको 5 दिन का समय और मिल गया, तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि वैदिक काल की अवधि क्या रहती है। तो वैदिक काल की अवधि है जो वो आपकी 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहती है। वैदिक काल में आपका जो प्रारंभिक शिक्षा संस्कार है, जो प्राथमिक शिक्षा संस्कार है, जो घर पर होता है, उसे हम कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। ठीक है, विद्यारंभ संस्कार के बाद बालक तैयार हो जाता है कि हाँ अब ये पढ़ सकता है, लेकिन गुरुकुल में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको इस विद्यारंभ संस्कार के बारे में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि विद्यारंभ और उपनयन में आखिर में क्या अंतर है। तो विद्यारंभ जो संस्कार होता है ये घर पर कराया जाता है। हमारा अगला है कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्राप्त प्रारंभ के समय जो संस्कार होता है उसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं। और उपनयन संस्कार आपको पता होगा कि उपनयन संस्कार उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार अलग अलग एज में होता है। जैसे कि आपका अगर हम बात करें उपनयन संस्कार की, तो उपनयन संस्कार आपका ब्राह्मण वर्ग का अगर बच्चा होगा तो उसका 8 वर्ष में, क्षत्रिय वर्ग का बच्चा होगा तो उसका 10 वर्ष में, और अगर वैश्य वर्ग का बच्चा होगा तो उसे 12 वर्ष में उसका संस्कार कराया जाता था। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट आ जाता है कि उपनयन का अर्थ क्या है। तो उपनयन का अर्थ है आपका गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गुरु के पास ले जाना, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ एक एग्जैक्ट नाम देखने को मिलेगा, गुरु के समीप ले जाना, अगर ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल से कंठस्थ करना है कि उपनयन का अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। हमारा अगला आ जाता है कि उच्च शिक्षा के केंद्र क्या थे। तो उच्च शिक्षा जो ग्रहण करते थे बच्चे वो गुरुकुल में ग्रहण ही करते थे, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए ही हमारा उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के बाद बच्चे गुरुकुल में प्रवेश करते थे। अगला आ जाता है शिक्षा समाप्ति पर संस्कार कौन कौन से होते थे। तो शिक्षा समाप्ति पर आपका समावर्तन संस्कार होता था। ठीक है, अब इसमें से कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं कि स्नातक की उपाधि बच्चे को कब दी जाती थी। तो स्नातक की उपाधि इसमें वैदिक काल में वो तब दी जाती थी जब जो बालक था वो एक वेद का ज्ञान उसे हो जाता था। एक वेद का ज्ञान हो जाता था उसे हम स्नातक की उपाधि दे देते थे। ठीक है, हमारा अगला आ जाता है शिक्षा समाप्ति विद्या को कितने रूपों में विभाजित किया गया है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो उस समय शिक्षा 2 भागों में विभाजित थी, एक था हमारा परा और दूसरा था हमारा अपरा। परा का मतलब होता है जो शिक्षा धार्मिक होती थी, जिसमें धर्म गुरु धर्म शिक्षा जो दी जाती थी वो हमारी होती थी परा शिक्षा, और जो सांसारिक जीवन को किस तरीके से जिया जाए वो शिक्षा हमारी कहलाती थी अपरा शिक्षा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 8 है कि शिक्षा का माध्यम क्या था। तो शिक्षा का माध्यम उस समय संस्कृत भाषा थी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि विकृत संस्कृत थी। तो हाँ, विकृत संस्कृत थी। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट आपको संस्कृत ही देखने को मिलेगा, विकृत संस्कृत देखने को नहीं मिलेगा। अगला हमारा आ जाता है कि उपनयन संस्कार के बाद बालक को क्या कहा जाता था। मतलब उपनयन संस्कार हुआ फिर वो बालक नहीं रहता था। जैसे कि आपका आगे हम बताएंगे जब बौद्ध काल आएगा, तो बौद्ध काल में जब शिक्षा प्रारंभ का जो संस्कार है पवज्जा संस्कार,
उस संस्कार के हो जाने के बाद बालक को श्रामणेर या फिर सामनेर कहते थे। इसी तरीके से वैदिक काल में जब उपनयन संस्कार हो जाता था बालक को, उसके बाद उसे द्वेज कहा जाता था। अब ये द्वेज क्या है, तो द्वेज का आपसे अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो द्वेज का अर्थ आपका होता है दूसरा जन्म। जी हाँ, दूसरा जन्म। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो भी बनते होंगे। ठीक है, अगला हमारा है कि धर्म और दर्शन की शिक्षा कहाँ दी जाती थी वैदिक काल में। तो धर्म और दर्शन की शिक्षा आपकी घटिका में दी जाती थी। किसमें? घटिका में दी जाती थी। तो घटिका में धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। अब ये बौद्ध शिक्षा आ गई। तो बौद्ध शिक्षा के उस समय प्रमुख केंद्र आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। लेकिन जो प्रमुख की बात करें तो प्रमुख हमारा विक्रमशिला बिहार, जो विक्रमशिला है ये हमारा सबसे पुराना है और यही हमारा प्रमुख केंद्र था। ठीक है, मीन्स ये पुराना तो नहीं है लेकिन सबसे पुराना जो है वो आपका तक्षशिला है, लेकिन ये आपका प्रमुख केंद्र था बौद्ध काल में विक्रमशिला। ठीक है, अगला है हमारा पवज्जा संस्कार। पवज्जा कह लें या प्रवज्जा कह लें, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका घर से बाहर जाना, घर से बाहर जाना। और पवज्जा संस्कार जो है वो आपका 8 वर्ष की आयु में कराया जाता था। और बौद्ध काल में एक नियम था कि किसी भी वर्ग का बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सकता था। लेकिन वैदिक काल में शूद्र जो समाज था, उस शूद्र समाज का वर्ग, शूद्र वर्ग का बच्चा वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। लेकिन बौद्ध काल में सभी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा। ठीक है, और ये पवज्जा संस्कार है, ये आपका विद्यारंभ जैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था, इसी तरीके से बौद्ध काल में आपका पवज्जा संस्कार होता था शिक्षा प्रारंभ के समय, जिसका अर्थ होता था घर से बाहर जाना। अगला हमारा आता है कि प्रवज्जा संस्कार या पवज्जा संस्कार के बाद बालक को क्या कहा जाता था। तो बालक को श्रामणेर या फिर सामनेर। आपसे 2 ऑप्शन देखे जा सकते हैं, सामनेर या फिर श्रामणेर, कोई एक ही आएगा तो आपको एक ही टिक करना है। अगला हमारा आता है कि बौद्ध काल की आखिर में अवधि क्या थी। तो बौद्ध काल की जो अवधि है वो आपकी थी 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं है, 1200 ईस्वी तक। ठीक है, तो आपको ये कंठस्थ कर लेना होगा। अगला हमारा आ जाता है बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। जैसे कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम आपका संस्कृत भाषा थी, इसी तरीके से बौद्ध काल में आपका जो शिक्षा का माध्यम था वो आपकी पाली भाषा थी। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। आपसे क्वेश्चन से ऐसा पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना और सबसे पहला विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, जो रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। आगे हम चलते हैं, हमारा अगला है मुस्लिम काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्लिम काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी। तो मुस्लिम काल में आपकी जो शिक्षा है वो मकतब और मदरसा में दी जाती थी। मकतब में जो शिक्षा दी जाती थी उसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते थे, और मकतब में जो दी जाती थी उसे हम उच्च शिक्षा कहते थे। मकतब जो शब्द है ये कुतुब शब्द से आया है। ठीक है, अरबी भाषा के कुतुब शब्द से आया है और जिसका अर्थ होता है लिखना। ठीक है, और जो मदरसा है ये जो शब्द है ये हमारा दरस शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद करनी है, लर्न कर लेना है, बिल्कुल से कंठस्थ कर लेना है। ठीक, अगला हमारा आ जाता है शिक्षा का माध्यम मुस्लिम काल में आखिर क्या था। जो मध्यकाल था या मुस्लिम काल था उसमें शिक्षा का माध्यम क्या था। जैसे कि वैदिक काल में आपका संस्कृत था, बौद्ध काल में आपका पाली भाषा था, इसी तरीके से आपका जो मुस्लिम काल है इसमें आपका अरबी एवं फारसी दोनों भाषाएं थीं। आपसे वहाँ उर्दू पूछा जा सकता है, तो उर्दू बिल्कुल से भी नहीं थी, इसको आप नेग्लेक्ट ही कर देना, क्योंकि अधिकांश बच्चे उर्दू को लगा आते फिर वो कहते कि अरे ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है 19वां पॉइंट है कि इस जो मुस्लिम काल था उसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो शिक्षा का उद्देश्य जो था वो इसमें था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मुस्लिम काल था इस काल को क्या कहा गया। तो इस काल को अंधकार युग कहा गया है। ठीक है, अंधकार काल कहा गया है। अगला हमारा है कि विद्यारंभ प्रारंभ पर संस्कार कौन सा होता था। तो वो संस्कार होता था आपका बिस्मिल्लाह खानी। अब बिस्मिल्लाह खानी जो संस्कार होता था ये संस्कार आपका
जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था उस समय ये बिस्मिल्लाह खानी रस्म की जाती थी। इसके बाद बच्चा मकतब या मदरसे मकतब में पढ़ने जाता था। हमारा अगला पॉइंट है कि लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समक्ष कब प्रस्तुत किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब लॉर्ड मैकाले भारत आया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब लॉर्ड मैकाले भारत आया तब इस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और उसके समक्ष कब प्रस्तुत किया गया, तो लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण 2 फरवरी 1835 को ये प्रस्तुत किया। और आपका जो लॉर्ड मैकाले ये 1834 में भारत आया था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड मैकाले किस भाषा का समर्थक था। तो लॉर्ड मैकाले आपका अंग्रेजी भाषा का समर्थक था। ठीक है, अगला हमारा मैकाले ने एक सिद्धांत दिया जिसे निस्यंदन सिद्धांत या फिर छनाई का सिद्धांत या फिर फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। इस फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब था कि हम शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को देंगे और निम्न वर्ग तक ये शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। ये लॉर्ड मैकाले का कहना था। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है कि निस्यंदन सिद्धांत को 14 नवंबर 1839 ईस्वी को लॉर्ड ऑकलैंड, आप देख सकते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, अब ये गवर्नर जनरल चेंज हो गए, लॉर्ड ऑकलैंड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया, तो 14 नवंबर 1839 को लॉर्ड ऑकलैंड के समक्ष ये चीज़ प्रस्तुत की गई। वुड के घोषणा पत्र को, अगला पॉइंट है, वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा गया है, तो वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है। ठीक है, और वुड के घोषणा पत्र में निस्यंदन सिद्धांत को दूर किया गया था। ठीक है, इसको बिल्कुल से निगलेक्ट कर दिया था, इसको उन्होंने निरस्त कर दिया था निस्यंदन सिद्धांत को वुड के घोषणा पत्र में। अगला हमारा आ जाता है कि एडम्स के कितने प्रतिवेदन आए, तो एडम्स के 3 प्रतिवेदन आए जो 1835, 1836 और 1838 में आए, जिन्हें ऑकलैंड के समय समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक, अगला हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 27, वुड का घोषणा पत्र कब पारित किया गया। तो वुड का घोषणा पत्र आपका 19 जुलाई 1854 ईस्वी को पारित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम जनशिक्षा की स्थापना संपूर्ण भारत में की गई। तो जनशिक्षा जो है वो वुड के घोषणा पत्र में ही था कि जनशिक्षा को लागू किया जाए और जनशिक्षा को संपूर्ण भारत में लागू किया जाए। तो जनशिक्षा की जो स्थापना है वो पूरे भारत में की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत, आंशिक भारत, इस तरीके से, तो वो संपूर्ण भारत में आपकी जनशिक्षा की स्थापना कर दी गई। देखिए अगला यहाँ पर जो पॉइंट मैंने पहले बता दिया, निस्यंदन सिद्धांत की समाप्ति और जनशिक्षा पर वुड के घोषणा पत्र में बल दिया गया था। अगला हमारा लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन से रिलेटेड सवाल है। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय, जी हाँ फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने सदस्य, तो 20 सदस्यीय आयोग था, लेकिन अध्यक्ष सहित आपसे पूछा जाएगा तो अध्यक्ष सहित आपके 21 सदस्य थे। किसमें, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, किसने, लॉर्ड रिपन ने किया विलियम हंटर की अध्यक्षता में। कब, 3 फरवरी 1882 को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, तो 3 फरवरी 1882 को किया गया। हमारा अगला है, हंटर आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा। तो हंटर आयोग ने माध्यमिक स्तर को 2 भागों में बांटा। अगला है हमारा, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। आपको पता होगा लॉर्ड कर्जन का सबसे महत्वपूर्ण काम है बंगाल विभाजन। ठीक है, आप उससे बिल्कुल से परिचित होंगे, लेकिन इसी के पहले आपका आ जाता है कि 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन लॉर्ड कर्जन ने उसी समय किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, आप देख सकते हैं कि एक आयोग बन गया 1902 में। अब ये आयोग जब अधिनियम बना तब इसे क्या कहा गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की घोषणा 11 मार्च 1904 में कर दी। तो आपका जो आयोग है ये आयोग पहले बना, तो पहले से आप 1902 याद कर सकते हो। अधिनियम, क्योंकि जब कोई चीज़ पारित हो जाएगी उसी के बाद अधिनियम बनेगी, तो वो 1904 में बना आपका। तो 11 मार्च 1904 में आपका अधिनियम की घोषणा कर दी गई लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है गोखले बिल कब आया। तो गोखले बिल आपका 19 मार्च 1910 में प्रस्तावित किया गया। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है क्योंकि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने पूछ दिया कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग,
तो आप यहीं कंफ्यूज हो गए। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है इसका भी निर्माण माइकल सैडलर की अध्यक्षता में किया गया था और इसी को हम सैडलर आयोग कहते हैं इसीलिए। अगला हमारा पॉइंट है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन सन 1917 में किया गया। ठीक है, इसी से पहले आपका बनारस हिंदू नहीं है ये। ठीक है, ये बनारस विश्वविद्यालय है जो 1916 में आया। पटना विश्वविद्यालय आपका 1917 में आया। अलीगढ़ और ढाका का 1920 में, दिल्ली का 1922 में और नागपुर का आपका 1923 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें कि कौन सा विश्वविद्यालय कब खोला गया। हमारा अगला पॉइंट है कि हर्टाग समिति का गठन कब किया गया। तो हर्टाग समिति का गठन आपका 1929 में फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता में 1929 में किया गया था हर्टाग समिति का गठन। और हर्टाग समिति में एक बात की गई कि इसमें अपव्यय और अवरोधन की समस्या को समाप्त ये संबंधित था। क्यों संबंधित था? क्योंकि अपव्यय का मतलब होता है कि जैसे कि बच्चा कोई है वो विद्यालय आ रहा है, विद्यालय आने में वो बीच में ही अपनी शिक्षा को छोड़ दे रहा है। जब वो बीच में छोड़ दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपव्यय मीन्स सरकार का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है। जब बर्बाद हो रहा है तो हम तभी तो उसको कहते हैं कि वो व्यय बिना मतलब के खर्च हो रहा है। तो अपव्यय का मतलब ये था और अवरोधन का मतलब ये था कि एक ही बच्चा को एक ही कक्षा में कई बार फेल न किया जाए। अगर कोई बच्चा एक ही कक्षा में कई बार फेल होता है तो इसको कहते हैं अवरोधन। तो इस समस्या से संबंधित था हमारा हर्टाग समिति। विश्वविद्यालय अनुदान समिति का सुझाव सार्जेंट आयोग 1944 में दिया गया। आप यह देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति के सुझाव पर आपका सार्जेंट आयोग में दिया गया था विश्वविद्यालय अनुदान समिति का सुझाव। ठीक है, किसमें? सार्जेंट आयोग में किया गया। और इस समिति का गठन 1946 में किया गया था। कौन सी? विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन 1946 में किया गया। एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में राधाकृष्णन द्वारा की गई। आप यहाँ देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना आपकी 1953 में राधाकृष्णन द्वारा की गई। हमारा अगला 41 नंबर का पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। क्योंकि ये जैसे ही आपका भारत आज़ाद हो गया उसी के जस्ट बाद ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आ गया। ठीक है, तो ये स्वतंत्र भारत का पहला विश्वविद्यालय आयोग था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। राधाकृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, की रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, 25 अगस्त 1949 को। अगला हमारा है भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में समवर्ती सूची में जोड़ा गया भारत में शिक्षा को। ठीक है, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में। अगला हमारा है संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार की सूची में जोड़ा गया था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि संपत्ति के मूल अधिकार को कब जोड़ा गया है। तो 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के माध्यम से इसे मूल अधिकार से हटाकर आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला हमारा 45 नंबर का पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 45, आप देख सकते हैं 45 पॉइंट है, आर्टिकल भी 45 है। 45 में 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 45 आपका आर्टिकल 45 दे रखा है। आपने कहीं कहीं आर्टिकल 21A भी पढ़ा होगा, तो आपको बता दें कि यदि ये दोनों आते हैं तो आपको 21A को प्रेफर करना है, नहीं तो आपसे एक ही आएगा आपके आंसर में, या तो अनुच्छेद 45 आएगा या आर्टिकल 21A आएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है हरिजन पत्रिका जो है ये इसको 1937 में गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था, हरिजन पत्रिका को। अगला है हमारा वर्धा शिक्षा से। तो वर्धा शिक्षा योजना जो बुनियादी शिक्षा जिसे कहते हैं वो हमारी 1937 में आई, जिसे महात्मा गांधी जी लेकर आए। ठीक है, इसमें बात की गई थी मातृभाषा, मतलब जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। ठीक है, अगला हमारा आ गया 48 नंबर पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1992 को लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। तो देख सकते हैं आप माध्यमिक शिक्षा आयोग है जो इसका गठन 23 सितंबर 1952 को किया गया था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में।
इस आयोग में अध्यक्ष सहित जो सदस्यों की संख्या थी वो थी आपकी 10। आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष सहित सदस्य कितने थे, तो 10 थे। अगर आपको पूछा जाए कि सदस्य कितने थे तो इसमें 9 सदस्य थे। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आज का। 14 जुलाई सन 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। कब? 14 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने अपने लगभग क्या कंप्लीट ही 50 क्वेश्चंस 50 पॉइंट्स को क्लियर किया है, जिसमें मैंने लगभग आपको 100 से 110 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर इनसे कोई क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप उसको नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए और आपकी परीक्षा में अब समय है तो अब आप आसानी से आराम से अब तैयारी करिएगा। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इसी पेपर के अगले टॉपिक की, अगले मतलब 51 से लेकर 100 नंबर तक जो वो रहेंगे, वो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे। वो आपके फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर सभी में उनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली पार्ट जो है वो पेपर फर्स्ट का ही है। तो फ्रेंड्स, ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का था, ये आपका फर्स्ट पेपर था। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।